हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुणाल इंस्पायरिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे भारत के पहले नागरिक के बारे में, जो अपने आप में ही भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में और उससे जुड़ी हुई सभी बातों के बारे में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत अलग अलग और अच्छी अच्छी चीजें आप सीखने वाले हैं। चलिए फिर अब शुरू करते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 76 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है और संघ की कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और भारत के महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। हमारा आज का टॉपिक भारत का राष्ट्रपति भी संविधान के इसी भाग से। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति पद पर श्रीमान रामनाथ कोविंद विराजमान हैं और वह 2017 से अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 2 बार इस पद पर नियुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही और 2012 से 2017 तक डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए अब सबसे पहले हम यह जानते हैं कि वास्तव में इस पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को किन किन योग्यताओं और शर्तों को पूरा करना होता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम यह जानते हैं कि वास्तव में भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किन किन योग्यताओं और शर्तों को पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले एक व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यदि वह इन दोनों शर्तों को पूरा करता होगा तो ही वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। वहीं उसके लिए अगली शर्त यह है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य भी होना चाहिए और वह व्यक्ति ना तो भारत की संसद और ना ही भारत के राज्य विधायिका किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को अपने पूर्व पद का त्याग करना पड़ेगा। वहीं 5वीं बात लाभ के पद को लेकर है। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद को धारण किए हुए है तो वह भारत का राष्ट्रपति नहीं हो सकता। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसे अपने इस पद का त्याग करना होगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद लाभ का पद धारण करता है तो इस स्थिति में हो सकता है कि उसे अपने राष्ट्रपति पद का त्याग करना पड़ जाए। वास्तव में लाभ के पद से जुड़े हुए प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। यदि हम लाभ के पद को समझें तो हम यह कह सकते हैं कि लाभ का पद एक ऐसा पद होता है जिस पर नियुक्तियों और वेतन और भत्तों का दायित्व सरकार का होता है। इस प्रकार का कोई भी पद भारत का राष्ट्रपति कभी भी धारण नहीं कर सकता। वहीं अगली बात राष्ट्रपति के नामांकन को लेकर है। वर्तमान में यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ना चाहता है तो सर्वप्रथम यह जरूरी है कि उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। साथ ही उसे 15,000 रुपए की जमानत राशि भारतीय रिजर्व बैंक में भी जमा करनी पड़ेगी और यदि वह कुल डाले गए मतों का 6ठा भाग प्राप्त नहीं करता तो उसकी यह जमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी। तो उसे अपनी जमानत बचाने के लिए यह जरूरी है कि उसे कुल डाले गए मतों का 6ठा भाग प्राप्त जरूर हो। सन 1997 से पूर्व भारत में राष्ट्रपति पद के लिए अनुमोदकों और प्रस्तावकों की संख्या 10-10 हुआ करती थी। वहीं जमानत राशि 2500 रुपए थी। इसे 1997 में बढ़ा दिया गया और यह फैसला इसलिए किया गया ताकि जो कैंडिडेट गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते उन कैंडिडेट्स को इस चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जा सके। वहीं अगली बात शपथ दायित्व की है। यदि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़के जीत जाता है तो उसको शपथ दिलाने का दायित्व भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति की स्थिति में यह दायित्व भारत के वरिष्ठतम न्यायाधीश पर चला जाता है। वहीं यदि अपने कार्यकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कभी भी त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को किसी भी समय सौंप सकता है। चलिए अब हम यह जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति महीना वेतन दिया जाता है। यह वेतन भारत के राष्ट्रपति को सन 2008 से दिया जा रहा है। सन 2008 से पूर्व भारत के राष्ट्रपति का वेतन 50,000 रुपए प्रति माह हुआ करता था। वहीं भारत के राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है और यह पेंशन उसके वेतन की आधी होती है। किसी कारण से यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के परिवार को परिवार पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन राष्ट्रपति को दिए जाने वाली पेंशन की आधी होती है। वहीं साथ ही भारत के राष्ट्रपति को रहने के लिए सुसज्जित आवास दिया जाता है, जिसे हम सभी राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं।
इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को बहुत सारी अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन सुविधा, कार्यालयीन स्टाफ, कार्यालयीन खर्च, यात्रा भत्ता इत्यादि इत्यादि अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। अगली बात आपराधिक कार्रवाई से बचाव को लेकर है। यदि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त है तो उसके कार्यकाल के दौरान उस व्यक्ति पर कभी भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि उस पर कार्रवाई करना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को 2 महीने का पूर्व नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद ही यह कार्रवाई महाभियोग के रूप में आगे बढ़ाई जा सकती है। चलिए अब हम इसके आगे भारत के राष्ट्रपति की पदावधि, उस पर महाभियोग और पद की रिक्तताओं के बारे में समझते हैं। चलिए अब हम राष्ट्रपति की पदावधि, महाभियोग और पद की रिक्तताओं के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के पद अवधि कितने समय की होती है। वास्तव में राष्ट्रपति के पद की अवधि पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है। यदि इस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपकर पद को छोड़ सकता है। वहीं साथ ही राष्ट्रपति पर किसी कार्रवाई के लिए महाभियोग चलाकर उससे पद खाली करवाया जा सकता है। लेकिन यदि वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता या किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाते तो इस स्थिति में पूर्व राष्ट्रपति ही नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने तक इस पद पर विराजमान रहेगा और सारे कामों को करता रहेगा। वहीं अगली बात है राष्ट्रपति के महाभियोग की। वास्तव में राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। संविधान का उल्लंघन शब्द संविधान के अंदर भी कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए संविधान के उल्लंघन शब्द पर विभिन्न विचारधाराएं अपनाई जाती हैं, लेकिन अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अब महाभियोग की प्रक्रिया को समझते हैं। संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए यह जरूरी है कि आरोप पत्र पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाएं और राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाए। राष्ट्रपति को 14 दिनों का पूर्व नोटिस देने के बाद यदि सदन में यह आरोप पत्र 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो इसके बाद यह पत्र दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। दूसरे सदन का यह दायित्व होता है कि वह राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करे और उस सदन के अंदर राष्ट्रपति को उपस्थित होने व अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी होता है। यदि दूसरा सदन यह पाए कि राष्ट्रपति पर लगाए गए सभी आरोप सत्य हैं और दूसरा सदन भी उस आरोप पत्र को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को अपने पद का त्याग करना होगा। वहीं इसके अलावा राष्ट्रपति के महाभियोग के अंदर 2 अन्य महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने वाली हैं। वह बातें यह हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और अपना मत प्रदान करते हैं। वहीं साथ ही राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग नहीं लेते, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगली बात हम समझते हैं कि वह कौन सी स्थितियां होती हैं जिनमें राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। सबसे पहली बात है कि 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने की स्थिति में यदि किसी राष्ट्रपति के 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उस स्थिति में यह प्रक्रिया है कि नया राष्ट्रपति आकर के पद ग्रहण करेगा। परंतु भारत के संविधान के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति कितनी ही बार राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। परंतु यदि कोई राष्ट्रपति अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लेता है और कोई नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता तो इस स्थिति में वर्तमान राष्ट्रपति ही नए राष्ट्रपति के नियुक्त होने तक अपने पद को संभाले रहेगा और सभी कार्यों का निर्वहन करता रहेगा। वहीं अगर राष्ट्रपति का पद किसी अन्य कारण जैसे कि मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन, महाभियोग या निर्वाचन रद्द होने की स्थिति में खाली होता है तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा और राष्ट्रपति के सभी कार्यों को संभालेगा। वास्तव में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु जिस समय वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है उस समय वह राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता और वह राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ राष्ट्रपति को दिए जाने वाले सभी वेतन और भत्तों को भी प्राप्त करता है। और ऐसी किसी स्थिति के अंदर यदि देश का उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो उस स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा और यदि देश के उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश दोनों ही पद खाली हों तो ऐसी स्थिति के अंदर देश का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का वहन करेगा।
राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सभी मूलभूत बातों को जानने के बाद सबसे पहले आइए अब हम यह समझते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है।